चलो देखो, आज हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है बच्चों? रेडिएशन। तो हमने कंडक्शन खत्म कर लिया था, जल्दी जल्दी खत्म हो गया था। रेडिएशन कंडक्शन से थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आज थर्सडे है, तो आप ये मान लो कि थोड़ा आगे पीछे करके शाम को वो भी खत्म करना है, एक्सपेंशन। और रेडिएशन कल या कल शाम तक खत्म हो जाएगा, तो परसों आप क्या कर लेना, सारी शीटें वगैरह जो भी है सॉल्व करने को, सिंपल सी बात है। सवाल करोगे तो नंबर आएंगे, और कोई तरीका नहीं। तो आप क्या करना, कल यार दूसरी रिकॉर्डिंग हुई नहीं, पता नहीं मैंने स्टॉप दबा दिया था दूसरी रिकॉर्डिंग। चलो जो भी हो, नहीं हुई कोई टेंशन नहीं, कल तक खत्म कर देंगे, कल रात तक कैसे भी खत्म कर देंगे ना। तो आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, आप शीटें कर लेना, सवाल करोगे तो नंबर आएंगे, सिंपल सी बात। चलो, तो रेडिएशन होती क्या है भाई? रेडिएशन बेसिकली, रेडिएशन हीट ट्रांसफर के दो पार्ट है, कंडक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन दूसरा पार्ट है। तो रेडिएशन होती क्या है? रेडिएशन रिफर्स टू ईएम वेव्स। और ईएम वेव्स क्या होती हैं? ठीक है ना, ईएम वेव्स विच ट्रेवल इन वैक्यूम एट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वो होती हैं जो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। ठीक है, एक्चुअली कई सारी रेडिएशन होती हैं, एक्सरे नहीं सबसे अच्छा। अब E बराबर एच एफ, एफ को सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, पता ही आपको। जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, उसका लैम्डा उतना ही कम होगा। सी बराबर एफ लैम्डा होता है, सी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम लैम्डा चलता है, और जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, अभी एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और लैम्डा ज्यादा होगा। अब देखो ई मैक्स, एफ मैक्स, जिसका ई मैक्स होगा, एफ मैक्स होगा, उसका लैम्डा मिनिमम। ऐसे इधर लिख लेते हैं, ई मिनिमम, एफ मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम। अब हम चलते हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा। उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रा का मतलब बेसिकली, जैसे कि मेरा अल्ट्रा अच्छा पेपर गया, मतलब बहुत अच्छा पेपर गया, अल्ट्रा मतलब सुपीरियर। तो अल्ट्रावायलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विबग्योर में जो अपने पास विजिबल लाइट होती है, इसको हम लाइट बोलते हैं या विजिबल लाइट बोलते हैं, ये वायलेट से सुपीरियर होता है, मतलब वायलेट से ज्यादा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी रखता है, तो इसलिए बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। सही है। अब इंफ्रा, इंफ्रा का मतलब बेसिकली लोअर चीज, ठीक है ना। तो इंफ्रारेड का मतलब रेड से कम एनर्जी वाला। ठीक है, इसके बाद इंफ्रारेड के बाद माइक्रो, और सबसे कम रेडियो। ये ऑर्डर होता है, ठीक है, याद रहेगा ऑर्डर। इसमें जनरली ये चीज इंसान के लिए नॉन खतरनाक होती है। और ये सब इंसान के लिए क्या होती है? खतरनाक होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ नॉन खतरनाक होती है, कोई समस्या? सही है। लाइट से आपको कोई दिक्कत नहीं, इंफ्रारेड से कोई दिक्कत नहीं, माइक्रो से कोई दिक्कत नहीं, रेडियो से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हर चीज लिख लो। ठीक है, सही। अब हर चीज अपने को, हम हर चीज, हर रेडिएशन को जज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बहुत सारी रेडियो वेव है, आपके जितने मोबाइल के सिग्नल, टीवी के सिग्नल, सब रेडियो वेव से आते हैं, लेकिन आप उनको महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, आप माइक्रोवेव भी महसूस नहीं कर सकते। ठीक है,
अब हर वेव का अपना एक काम है, जैसे रेडियो वेव जो होती है वो बेसिकली सिग्नल्स में काम आती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियो वेव, क्योंकि बेसिकली रेडियो चलते थे इससे पहले, बाद में टीवी मोबाइल जो चल गए। माइक्रोवेव भी माइक्रोवेव भी जो होती हैं ये भी सिग्नल्स में काम आती है, लेकिन उससे हमारे मोबाइल मोबाइल नहीं चलती, ये थोड़े अपर सिग्नल में काम आती है। अपर मतलब जैसे एक टावर से दूसरा टावर माइक्रोवेव से चलेगा, लेकिन टावर से आपका मोबाइल रेडियो वेव से चलेगा। मेरी बात समझ लो, सैटेलाइट मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो माइक्रोवेव से चलती हैं, और छोटी छोटी चीजें रेडियो वेव से, ऐसा समझो। हाँ मतलब बड़ी चीजें, एक्चुअली माइक्रोवेव की एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी पहुंचानी है तो माइक्रो, कम एनर्जी पहुंचानी है तो रेडियो। तुम बोलो हमारे मोबाइल माइक्रो से क्यों नहीं चला देते, क्योंकि भाई इतनी मोबाइल इतनी एनर्जी झेलने के लिए भी आपको बड़ा सिस्टम चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? अब आपको मैं 100 रुपए 200 रुपए दे दूं ठीक है, लेकिन आपको एकदम से 10 करोड़ रुपए दे दे तो आप भी बावड़े हो जाओ। तो मोबाइल की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो माइक्रोवेव वगैरह को डील करे, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी बड़े चाहिए, तो इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट में रेडियो चलेंगे। माइक्रो की एक क्वालिटी और होती है कि हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनसे मैच कर जाती है। एक्चुअली क्या है ना कि हर मॉलिक्यूल, जैसे मान लो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करते रहते हैं, और माइक्रोवेव भी हर वेव चलती रहती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है लगभग। अब फ्रीक्वेंसी मैच करने से क्या होता है, सोचो कि एक झूला है, आप झूले को झुला रहे हो, ठीक है ना। अब मान लो झूला 1 सेकंड में जाता है, 1 सेकंड में आता है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड ना। चक्कर, एक चक्कर 2 सेकंड। अब सोचो कि आप हर 2 सेकंड में इसको धक्का दो, यहाँ पे धक्का दिया, फिर 2 सेकंड बाद फिर दिया, फिर 2 सेकंड बाद फिर दिया। अगर आप हर 2 सेकंड में धक्का देते हो, हर 2 सेकंड में धक्का देते हो, तो ये और तेज चलेगा। मतलब जो धक्का देने वाला है और जो धक्का लेने वाला है, दोनों का टाइम मैच कर गया, या दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। टाइम सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होती है। तो वो चीज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब सोचो आप क्या करो कि आप इसको धक्का 2 सेकंड की जगह 3 सेकंड में दो, 4 सेकंड में दो, कम टाइम में दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि मान लो अगर आप 1 सेकंड में धक्का देने लग जाए, 1 सेकंड में क्या होता है बच्चों, आप समझना कि आधे सेकंड में ये बीच से गया, आधे सेकंड वापस आ गया, समझे। अरे भाई 1 सेकंड तो पूरा आना जाना होता है, मान लो जाने का आधा सेकंड, आने का भी कितना है, आधा सेकंड। अब आप यहीं पे धक्का दे दो दोबारा, तो ये तो अपना पूरा चक्कर ही नहीं कर पाए, आप उसको रोक के धक्का दे रहे हो, तो आप इसकी एनर्जी खत्म कर रहे हो। भैया आप पूरा आने दो फिर धक्का दो, पूरा आने दो फिर धक्का दो, वो बढ़ते जाएगा। लेकिन आधे पे धक्का दे दो, गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपका टाइम पीरियड उससे मैच नहीं करता तो दिक्कत हो जाएगी, और मैच कर गया तो वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इस अपरंपार बढ़ने को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस तब होता है जब ड्राइवर जो धक्का दे रहा है, जब धक्का देने वाले की फ्रीक्वेंसी जिस बॉडी को धक्का दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, ठीक है ना। तो उसमें रेजोनेंस हो जाती है। तो धीमे धीमे क्या होगा, ये बच्चा उधर से वापस आ जाएगा, इसको आप झूला दे रहे हो नहीं, तो इसको रेजोनेंस। अब होता क्या है कि आप ये समझना कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी, पानी की फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करके क्या होगा, पानी और तेज चलेगा। तो बहुत तेज चलेगा तो टक्कर होंगी, क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा। इसीलिए माइक्रोवेव में पानी वाली चीजें गर्म हो जाती है, क्योंकि जलती नहीं है। जैसे आपने आलू डाल दिया, जब तक उसमें पानी के मॉलिक्यूल गड़गड़ 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 गर्म हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएंगे। जब वो पूरे इवेपोरेट हो जाएंगे तो उसके बाद गर्म नहीं होगा, क्यों, उसका पानी खत्म हो गया। इसको गर्म करेगा, वो पानी को गर्म कर सकता है और किसी चीज को गर्म नहीं कर सकता। बाकी भी कुछ चीजें होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, लेकिन जनरली वो पानी को ही गर्म करता है। अगर बिना पानी की चीज है तो उसमें गर्म नहीं होती। आप कोई ऐसी चीज डाल दो उसमें से पानी नहीं है, वो गर्म नहीं होगी, ठीक है ना। तो माइक्रोवेव का ये फायदा होता है। इंफ्रारेड, ये काम की रेडिएशन इस चैप्टर में, इसको बोलते हैं हीट रेडिएशन। जो हमको गर्मी की सेंसेशन होती है ना, वो किससे होती है, इंफ्रारेड से। आपको लगता है ना आज बहुत गर्मी, इसका मतलब इंफ्रारेड ज्यादा है। विबग्योर सबको पता है लाइट होती है। अल्ट्रावायलेट बहुत खतरनाक चीज है, अल्ट्रावायलेट। अब देखो, जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है किसी वेव की, ये एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जी। जैसे अल्ट्रावायलेट जो होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, तो वो आपकी स्किन को भेद देती है, तो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर और ज्यादा, वो आपके स्किन और फ्लैश दोनों को भेद देती है, लेकिन वो हड्डी के पार नहीं जा पाती, इसीलिए उससे एक्सरे हो जाता है। आपको नीचे लेटाया, ऊपर से एक्सरे डाली, एक्सरे कहां से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, हड्डी से, तो हड्डी का डायग्राम बना देगी, और फ्लैश से पार हो जाएंगी आपके। हाँ, होता है। लेकिन वही है कि आप एक छोटे अमाउंट में जहर पी लो तो बच जाओगे,
ज्यादा अमाउंट पी लो तो मर जाओगे, छोटा एक्सीडेंट झेल जाओगे, बड़ा एक्सीडेंट नहीं झेलोगे, तो डैमेज होता है लेकिन बॉडी उसको रिकवर भी करती है। ज्यादा एक्सरे, अब जैसे एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर ने, मेरी लड़की थी 1.5 साल की, उसका एक्सरे लिख दिया, एक्सरे वाले मना कर दिया, यार दोबारा लिखा के लाओ, गलती से लिखा होगा। दोबारा गया, उसने फोन किया डॉक्टर ने, कहा ठीक है भाई कर दो। बहुत छोटे बच्चे को तो करते भी नहीं। एक्सरे डैमेज करता है, लेकिन वही है कि बॉडी की, अब यार वैसे तो अब जैसे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होती है कैंसर वाले पेशेंट्स की, नहीं होती, अब उनकी जब होती है तो उनपे ये गामा रेज भी डालता है। गामा रेज तो भयंकर खतरनाक होती है, वो तो सब कुछ पार कर जाती है, आपके जीन्स को म्यूटेट कर देती है। लेकिन ये है कि एक लेवल तक चल जाता है, आपके एटॉमिक बम फूट गया तो उसमें गामा रेज भयंकर होंगी, तो आपकी कुछ भी म्यूटेट कर सकते है ना। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रे की होती है, वो पूरी बॉडी को छलनी कर देगी। अब क्या है ना, ये आपको डायरेक्टली फील नहीं होती, आपको कभी भी अल्ट्रावायलेट फील नहीं होगी, लेकिन इसके इफेक्ट फील हो जाते है ना। अब जैसे एक्सरे कभी फील हुआ है आपका, आपने कराया तो नहीं फील होता, लेकिन वही है कि उसके डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट फील हो जाएगा। ज्यादा एक्सरे होगी तो कुछ बॉडी डैमेज हो जाएगी, पता चल जाएगा, है ना। गामा रे होगी, अब लेकिन एक्चुअली क्या है ना, एक रे अकेली भी नहीं आती, जैसे गामा रे जहाँ प्रोड्यूस होगी वहां पे बाकी प्रोड्यूस होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी, हीट आपको महसूस होगी, गामा रे आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन आपको डैमेज कर देगी, एक्सरे डैमेज कर देगी, यूवी डैमेज कर देगी। हमारी स्किन जो है, आप धीमे धीमे देखते हो जैसे आप बड़े होते रहते हो, तो आपका चेहरा जो होता है वो झुलसते जाता है। तो इंसान कहता है देख यार मेरे हाथ देख, हाथ तो मेरे गोरे हैं लेकिन मेरा चेहरा खराब है। उसका रीजन क्या है? अब मेरे पिताजी, मैं बता रहा हूँ सीरियसली, बहुत गोरे थे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि अब उनके, आप जैसे यहाँ से हाथ देखो तो गोरे गोरे दिखते हैं, मैं तो पूरा ही काला हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके कैसे हाथ गोरे दिखते हैं और बाकी उनका चेहरा काला पड़ेगा, क्यों भाई? कि भाई 70 साल जिसने यूवी झेला उसका क्या होगा। लेकिन तुम्हारे में ये इफेक्ट कम आएगा, लेकिन जैसे से तुम्हारी इफेक्ट बढ़ेगी ना, तुम्हारा चेहरा जो हमेशा यूवी से ढका रहता है, ठीक है, और तुम्हारे बॉडी जो यूवी से बची रहती है, उसमें डिफरेंस आ जाए, तो आपके जो एक्सपोज पार्ट है, हाथ मुंह, ये होगा। अब जैसे शर्ट के नीचे कोई पार्ट है तो ये वाला पार्ट आपका बचा रहेगा, क्योंकि यूवी का चक्कर है साथ, ठीक है ना। तो यूवी अपने को डैमेज करती है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये मैंने सारी रेज की फंक्शन बता दी। वैसे इंपॉर्टेंट इंफ्रारेड है, क्योंकि इस चैप्टर में हम हीट पढ़ रहे हैं, तो जनरली हम बात करेंगे इंफ्रारेड की, जो हमको हीट की सेंसेशन कराती है, ठीक है। अगर किसी चीज में बहुत गर्मी है तो इसका मतलब उसमें इंफ्रारेड ज्यादा निकल, कई बार सूरज की रोशनी ऐसी भी होती है उसमें रोशनी कम है और गर्मी ज्यादा है, मतलब इंफ्रारेड ज्यादा। वैसे जनरली दोनों साथ साथ ही आता है, लेकिन इंफ्रारेड का मतलब ये होता है। फटाफट छाप लो जो दिख रहा है। चले बच्चों आगे। अब अब छोटी मोटी चीज समझ, आप आराम से समझना, थोड़ा समझने का काम है इसमें। एक्चुअली क्या होता है कि आपकी किसी भी बॉडी से हमेशा दो काम चलते रहते हैं, आराम से समझना, ठीक है। देखो, एक आगे जाके आप स्टीफन लॉ पढ़ेगा, कौन सा लॉ? कि कोई बॉडी जो एनर्जी एमिट करता है ना, ये आगे आएगा, वो उसके टेम्परेचर के पावर 4 पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, लेकिन हमेशा टेम्परेचर होगा तो किसमें होगा? केल्विन। देखो, चेंज इन टेम्परेचर किसी में दे सकते हो, लेकिन टेम्परेचर किसमें दोगे? केल्विन। कभी भी कोई बॉडी जो एनर्जी एमिट करती है वो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर की पावर 4 पे, सही है। एमिट मतलब एनर्जी जो छोड़ेगी, ठीक है। अब बताओ कि एक चीज का टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है, एक का टेम्परेचर 400 केल्विन है, तो 400 केल्विन वाला 300 केल्विन से ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा, 500 वाला और ज्यादा छोड़ेगा। अब यहां मैं तुम्हें समझाता हूँ कौन सी चीज कैसी एनर्जी छोड़ती है। जैसे कि मान लो मैं आपको 100 रुपए दूं और दिन भर खर्च करने को बोलूं, तो आप क्या करोगे? 5 रुपए कुछ खाओगे, 10 रुपए कुछ खाओगे, 20 रुपए पूरा दिन निकालना है। आप 10-10, 5-5, 20-20 रुपए खर्च करोगे। लेकिन अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूं तो आप क्या करोगे? खर्चने दिन में आप
हजार हजार, 2-2 हजार, 10-10 हजार रुपए खर्च करो, करोड़ दे दो गड्डियों में खर्च करो। ऐसे ही बॉडियों के साथ होता है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो बड़ा बड़ा खर्च करता है। अब बड़ा बड़ा खर्च करने का मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो खर्च बड़े नोट करेगा। मतलब वो क्या खर्च करेगा? गामा, एक्सरे, यूवी, ये खर्च करेगा, क्योंकि छोटे नोट में उसका काम ही नहीं चलेगा। देखो, बड़े के साथ छोटे अपने आप खर्च होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। भाई आप कहीं जाओगे तो ऐसा थोड़े कि आपको 1 लाख रुपए का सामान मिलेगा, 1,02,465 रुपए का। तो एक लाख की गड्डी भी दोगे, एक 2,000 का नोट 400। आप अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा, तो आप किस में खर्च करोगे? ज्यादातर गामा में। उससे कम टेम्परेचर है तो एक्सरे, उससे कम है तो अल्ट्रावायलेट, उससे कम है तो लाइट, और कम है तो इंफ्रारेड। माइक्रो वगैरह में चीजें नहीं खर्च करते। तो होता क्या है कि बहुत कम टेम्परेचर तो इंफ्रारेड। हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, हम किस में खर्च करते हैं? इंफ्रारेड। ठीक है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक हीटर घर में है, आप अंधेरा कर दो कमरे में, चलाओ। जैसे ही चलाओगे 2-4-5 सेकंड उसमें से लाइट नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है। किस में खर्च करता है? इंफ्रारेड में। हल्की सी हीट आती है। फिर जब वो थोड़ा मोड़ा जलता है तो पहले कौन से कलर का दिखता है? रेड। और ज्यादा गर्म हो जाता है तो बिल्कुल से, क्योंकि देखो इंफ्रारेड की एनर्जी कम है। फिर रेड आ गया, फिर वो लाल दिखता। और आप शक्ल देख के बता सकते हो हीटर की कितना गर्म है। जब वो ऑरेंज हो जाता है तो वो भयंकर गर्म हो जाता है। और गर्म हो जाएगा तो येलोइश भी हो जाएगा, लोहा पिघल जाएगा तो ब्लूइश भी हो जाएगा। तो आप अब कहते हैं कि सूरज से यूवी ज्यादा निकलता है, अल्ट्रावायलेट, तो क्योंकि वो इतना गर्म है तो उसे यूवी छोड़ना पड़ता है। भाई उसको खर्च करना है, वो एनर्जी रख नहीं सकता। टेम्परेचर है तो हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो नॉर्मल टेम्परेचर में क्या निकलता है? इंफ्रारेड। आप सबसे इंफ्रारेड निकलता है। ये बहुत सिंपल। ये रात का टाइम है, कमरा अंधेरा कर दो, आप वैसे नहीं दिखोगे, लेकिन आप इंफ्रारेड कैमरे से दिख जाते। ये जितनी ज्योग्राफिक चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में, डिस्कवरी वगैरह में शूटिंग होती है रात को, है ना, शेर की, चीते की, ये सब इंफ्रारेड कैमरे से होती है। वैसे नहीं दिखेंगे अंधेरे में, लेकिन इंफ्रारेड से दिख जाते। नहीं, तो इंफ्रारेड कैमरे, ये सब बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं। नाइट नाइट मोड कैमरा, उसमें क्या है? दिखता थोड़ा आंखों से, वो इंफ्रारेड कैच करता है। हम सब इंफ्रारेड छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारा टेम्परेचर इतना है 300 केल्विन के आसपास, 37 डिग्री, 310 केल्विन, कि हम इतने टेम्परेचर पे इंफ्रारेड ही छोड़ेंगे। अब किसी चीज को गर्म कर दो तो पहले रेड छोड़ेगा, और गर्म कर दो तो ऑरेंज, और गर्म कर दो तो आप इधर इधर बढ़ते जाओगे। बहुत ही गर्म कर दो तो गामा भी निकल जाएगा। बहुत मतलब बहुत ज्यादा। गामा का मतलब लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हाँ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ना। ऐसा नहीं कि सन से यूवी ही निकलता, सन से गामा भी निकलता, बहुत सारी चीजें। मतलब एक ये ऐसा बहुत ज्यादा एग्जैक्ट चीज नहीं कह रहा मैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये सही है कि जितनी चीज गर्म होती है उतना उसको लेफ्ट की तरफ आना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर पे चीजें हैं वो सब क्या छोड़ती हैं? इंफ्रारेड छोड़ती हैं। क्या छोड़ती है सब? मैं, तुम, ये दीवारें सब क्या छोड़ रही है? इंफ्रारेड। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके सर अलावा जब क्या है? सर हाँ। जब मेटल को बहुत ज्यादा गर्म करके ठंडा करते हैं तो हम्म। उसमें रेनबो सा कलर क्यों आ जाता है? रेनबो सा? हाँ। अभी यार इसका मुझे नहीं पता, मैंने ना देखा है कि रेनबो कलर आता है, लेकिन हो सकता है जैसे कुछ सर हिस्से ऐसा ज्यादा गर्म। होता है। हाँ, लेकिन ये हो सकता सर है कि ऐसा जैसे ऐसा हो सकता है उसकी जो सरफेस है ना वो ठंडी हो जाती है, जो बाहर का। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे ये बाहर वाली चीज जल्दी ठंडी होती है, बीच वाली चीज थोड़ी गर्म रहेगी। तो बीच वाली चीज ज्यादा गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो हो सकता है वो येलो दिख रही हो या ब्लू दिख रही हो, उसके बाहर येलो, उसके बाहर रेड, उसके बाहर कुछ भी देख सकते सर ऐसे तो टाइटेनियम को भी ट्रीट करते हैं, लेकिन उसमें फिर पर्पल ह्यू आ जाता है। हैं। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि हर हिस्से का टेम्परेचर अलग होता है, इसलिए ऐसा दिखता है। मैंने देखा नहीं है कैसा होता है ना, लेकिन उसका रीजन ये हो सकता है कि सब हर हिस्से का टेम्परेचर अलग सा हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा भाई, अब सबसे पहली चीज आती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हर चीज एनर्जी देते ही रहे। अब सोचो ये बेंच है, एनर्जी देते रहेंगे, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। अब सोचने की बात यह है कि ये भगवान ने सही नियम बनाया कि नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉडी देती कौन सी एनर्जी है? इंफ्रारेड। लेकिन लेती सब कुछ एनर्जी। अब होता क्या है कि जब, समझना इस बात को, जैसे कि हमारे ऊपर लाइट पड़ती है। अब जैसे मान लो कि कोई चीज ग्रीन क्यों दिखती है? क्योंकि जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो क्या करती है? ग्रीन एमिट नहीं करती, रिफ्लेक्ट करती है। एमिट तो ग्रीन कर ही नहीं सकती। ग्रीन एमिट होने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए।
एक चीज ग्रीन इसलिए दिखती है, जब उस पर लाइट पड़ती है वो क्या करती है, बाकी सारी एब्जॉर्ब करती है, ग्रीन छोड़ देती है, कोई चीज रेड छोड़ देती है। अब जैसे हुआ क्या, जैसे कि मान लो ग्रीन सरफेस, जैसे मान लो मेरी शर्ट ये पिंक है ना, ठीक है। अब पिंक शर्ट है तो इसने क्या किया भाई कि इसने पिंक छोड़ के एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बाकी एब्जॉर्ब किया उसका क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, उसको एमिट कर देगी, लेकिन किस फॉर्म में, इंफ्रारेड फॉर्म। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई? सोचो ये भगवान ने कितनी सही दुनिया बनाई है कि भाई इस पर पड़ती है विबग्योर, इसे विबग्योर पड़ी, मान लो इसने रेड को, इसने विबग्यो खा लिया और इसने रेड को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, रेड को क्या कर दिया, ठीक है, रेड को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। अब इसने जो विबग्यो खाया, जैसे कि मान लो ये 70 जूल है, 70 जूल में से इसने 10 जूल रिफ्लेक्ट कर दिया, 60 जूल खा लिया। अब 60 जूल जो खाया उसका क्या होगा, कुछ नहीं, वो उसको एमिट करेगी। आप सोचो ये इसको एमिट करती है, और एमिट किस फॉर्म में करती है, इंफ्रारेड। अब ये खूबसूरती है दुनिया की। सोचो हर कोई विबग्यो एब्जॉर्ब करके विबग्यो ही छोड़ दे, तो इससे रेड तो रिफ्लेक्ट हो गया और विबग्यो एमिट हो गया, वो बॉडी फिर से व्हाइट हो जाएगी, क्योंकि विबग्यो और सारा मिला के व्हाइट हो जाएगा। ऐसे तो दुनिया की हर बॉडी व्हाइट ही दिखेगी, नहीं समझ रहे आप? जैसे मान लो एक बॉडी ने वायलेट रिफ्लेक्ट कर दिया और इबग्योर खा लिया, अब वो इबग्योर ही छोड़ दे तो उससे निकल क्या रहा है, उससे वायलेट रिफ्लेक्शन से निकल रहा है और इबग्योर एमिशन से निकल रहा है। समझ रहे हो बात? तो वैसे दुनिया की हर बॉडी व्हाइट ही दिखेगी, लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम सेट किया कि आप इबग्योर खाओगे लेकिन आप इबग्योर छोड़ोगे नहीं। क्या छोड़ोगे, इंफ्रारेड। आप दिखोगे वायलेट, आपके दिखने में रिफ्लेक्शन का काम है और एनर्जी छोड़ने में एमिशन है जो इंफ्रारेड में। तो हम रिफ्लेक्शन से दिखते हैं। आप मेरी बात समझ लो? जैसे मान ले किसी ने ब्लू रिफ्लेक्ट कर दिया और विग्योर खा लिया, अब विग्योर खा के विग्योर ही एमिट कर दिया, तो उससे तो ब्लू और विग्योर निकलेंगे तो व्हाइट दिखेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। ब्लू रिफ्लेक्ट करो और विग्योर को क्या कर लो, एब्जॉर्ब करके किस फॉर्म में छोड़ दो, छोड़नी तो पड़ेगी, क्योंकि नहीं छोड़ोगे तो इतनी एनर्जी पड़ रही है, हम जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। अब जैसे मेरे बाल हैं, ये बहुत एब्जॉर्ब करते हैं। कोई चीज काला क्यों दिख रहा है, काला का मतलब कुछ, अरे वो अंधेरे का रंग काला होता है, मतलब वो कुछ भी नहीं छोड़ रहा। हालांकि हमारे बाल परफेक्टली काले नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट, जैसे मान लो हो सकता है भाई तुम लोगों के बाल मान लो हो सकता है 95% ब्लैक हो, 98% ब्लैक। अब 98% ब्लैक मतलब 98% ब्लैक का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे 2% बाल सफेद। देखो यार, एक अंधेरा कमरा है, आपने आँख खोली, एक रंग दिखता है अंधेरे का, उसका मतलब वहां पे कोई लाइट नहीं है। आपके बाल अगर उतने ब्लैक हो ना, तो आपके बालों के बीच में कोई डायग्राम नहीं दिखेगा, कोई मांग सी नहीं दिखेगी। अब मैं मोहित के बाल देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि एक बाल का कर्व इधर गया, एक बाल का कर्व इधर गया, अंधेरे में दिखता है क्या? अंधेरे में दो चीज डिफरेंशिएट नहीं होती। तो आपके बाल शाइनी हो सकते हैं थोड़े मोड़े, वो 100% ब्लैक नहीं होते, दे माइट बी 95-96% ब्लैक। तो वो इतना कुछ एब्जॉर्ब कर जाते हैं, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करते, या 2% रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। अब इतनी एनर्जी जाती तो ऐसे तुम्हारे बाल जल जाएंगे, क्यों नहीं जलते? क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है लेकिन छोड़ देता है। किस फॉर्म में छोड़ता है, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, एक इंफ्रारेड कैमरे से अगर किसी इंसान को देखोगे तो वो ज्यादा ब्राइट क्या दिखेंगे उसमें, बाल दिखेंगे कि चेहरा दिखेगा? बाल ज्यादा ब्राइट दिखेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि बालों से इन्फ्रारेड ज्यादा आती है, वो एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर जाता है। अब जैसे व्हाइट चीज क्यों व्हाइट दिखती है, क्योंकि वो लगभग कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि व्हाइट सारे कलर का मिलकर बनता है। अब ये दीवारें व्हाइट को दिख रही है कि ये ना के बराबर एब्जॉर्ब कर रही है, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है। समझ गए मेरी बात? तो इस चैप्टर का कंसेप्ट ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि चीजें एब्जॉर्ब भी करती हैं, एमिट करती हैं, लेकिन है ना, दोनों चीजें अलग होती हैं। कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ हिस्सा एमिट करती है। तो काम चीज है, चीज पे लाइट पड़ी या एनर्जी पड़ी, उसने कुछ एब्जॉर्ब किया, कुछ रिफ्लेक्ट किया, और जो एब्जॉर्ब किया उसको किसी और फॉर्म में एमिट कर दिया। अगर उसी फॉर्म में कोई बॉडी एमिट करेगी तो बॉडी कैसी दिखेगी, सफेद, जो कि नहीं हो। ठीक है बच्चों, अब चैप्टर चालू करें। हमने सारे चैप्टर का सार बता दिया, सारा समझते हो, समझिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर के आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी। वैसे थ्योरी तो फालतू की होती है, लेकिन प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, ठीक है।
अब रिवर्स थ्योरी सिंपल है, एक बॉडी का टेम्परेचर है, एक सराउंडिंग का टेम्परेचर, सही है। और सिंपल थ्योरी आप समझ जाओगे, जो बॉडी एमिशन करती है मतलब जो एनर्जी छोड़ती है वो किस पे डिपेंड करता है, बॉडी पे, सराउंडिंग पे, टेम्परेचर पे। जो बॉडी एनर्जी छोड़ती है, जैसे तुम इंफ्रारेड छोड़ रहे हो, ये एमिशन, हाँ, डिपेंड्स ऑन टीवी। और जो बॉडी एब्जॉर्ब करता है वो किस पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। समझ रहे बात, बॉडी अपने हिसाब से छोड़ती है, ठीक है ना। जैसे कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, इसके हिसाब से तुम खर्च करते हो, और तुम्हारे नाते रिश्तेदार माँ बाप के पास कितने पैसे, उस हिसाब से तुमको पैसे मिलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन आप कितना करते हो वो डिपेंड करता है सराउंडिंग पे, और आप कितना खर्च करते हो वो डिपेंड करता है बॉडी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा हो तो एमिशन एब्जॉर्प्शन से ज्यादा होगी। समझ रहे, बॉडी 80 पर, सराउंडिंग 20 पर, तो 80 के हिसाब से छोड़ेगा, 20 के हिसाब से लेगा। अगर एमिशन एब्जॉर्प्शन से ज्यादा होगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, घटेगा बिल्कुल। आप 80 के हिसाब से छोड़ रहे हो, 20 के हिसाब से मिल रहा है, तो आप हर सेकंड 60 गरीब हो रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात। दूसरी बात तुम बताओ, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम, अब क्या होगा बच्चों, एमिशन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट, अगर दोनों चीजें बराबर है, जितना गया उतना आ गया, टेम्परेचर सेम रहेगा। सिंपल से 3 पॉइंट है, बताओ इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है, ठीक है। सही, अच्छा। Yes. अगली चीज होती है, ये कोई बॉडी है, अब ये तो हमने कर दी। अब बात करते हैं कि किसी बॉडी पे कोई लाइट पड़ी, मान लो किसी बॉडी पे क्यू एनर्जी गिरी, मान लो किसी बॉडी पे कितनी एनर्जी गिरी, क्यू। एक, चलो म्यूट कर लो। तो आपकी बॉडी को मान लो क्यू रेडिएंट एनर्जी गिरी, मतलब रेडिएशन की फॉर्म की एनर्जी क्यू गिरी। अब इसमें बेसिकली दो पार्ट होंगे, एक सरफेस से निकल जाएगी, जो सरफेस से निकल के उसको बोलते हैं क्यू आर, मतलब एनर्जी रिफ्लेक्टेड, सही है, ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी। इसके अलावा कुछ एनर्जी अंदर चली गई, इसको लिख सकते हैं क्यू ए बोले तो। हालांकि अगर आप बहुत ब्रॉडली सेंस में सोचे तो उसके बाद भी एक टुकड़ा बनता है, कुछ एब्जॉर्ब में से हिस्सा ऐसा होगा जो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वो इधर से निकल जाएगा, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं कर, नहीं समझते मेरी बात। जैसे मान लो आपने लाइट गिराई तो जो अंदर चला गया वो हो सकता है उसको पार भी कर जाए, अगर पतली सी लेयर हो, नहीं समझ रहे। जैसे ये शीशा है, अब इससे लाइट पार भी हो रही है, नहीं हो रही, तो कुछ ट्रांसमिट भी हो जाएगी, लेकिन हम दो ही पार्ट मान रहे हैं, एक वो जो, चलो वो भी लिख देते हैं, मान लो एक और पार्ट लिख देते हैं, इसको लेते हैं क्यूटी बोले तो ट्रांसमिटेड। क्या, अब जो एनर्जी है उसके 3 पार्ट हो गए, एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको क्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 बराबर क्यू आर बाई क्यू, क्यू ए बाई क्यू और क्यू टी बाई क्यू।
इस क्यू आर बाई क्यू को बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं टी। आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव पावर और कोफिशिएंट, ए को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर और कोफिशिएंट, और टी को क्या बोलते हैं ट्रांसमिटिव पावर और कोफिशिएंट। ठीक है, और तीनों का सम कितना होता है 1। हम इन तीनों में काम की चीज बस एक ही है, कौन सी? एब्जॉर्प्टिव पावर। ये 12वीं कॉपी में लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसको भले पावर बोलते हैं लेकिन ये पावर नहीं है, एक रेशियो है। ए क्या है बच्चों? ए क्या है? बिल्कुल सही, कि आपने कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे मान लो लाइट गिरी 100 और आपने 30 एब्जॉर्ब कर लिया, 30/100 मतलब 0.3। तो ए इज अ रेशियो। ए 1 भी हो सकता है। ए 1 होने का मतलब कि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, ऑल एब्जॉर्ब्ड। भाई ए 1 का मतलब क्यू और क्यू बराबर हो गए, मतलब ना कुछ रिफ्लेक्ट हुआ ना कुछ ट्रांसमिट हुआ। ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। पूछो क्यों? जैसे मान लो मेरा हाथ एक ब्लैक बॉडी है, तो इस पे 100 जूल गिरे तो इसने कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। अब जब यहां से कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो मेरा हाथ कैसा दिखेगा? ब्लैक, क्योंकि वहां से कोई लाइट आई नहीं, अंधकार। सर एक ऐसा कलर भी आता है। तो जो बिल्कुल बिल्कुल, डार्क। लेकिन ध्यान रखना हर काला ब्लैक बॉडी नहीं है। अब समझना, जैसे आप किसी के बाल देख रहे हो, अब आपको बालों के बीच में अगर स्ट्रीक दिख रही है तो वो ब्लैक नहीं है, क्योंकि अंधकार समझते हो, अंधकार में आपको कभी बीच में स्ट्रीक दिखती है? अंधकार मतलब पूर्ण अंधकार, ठीक है ना। अब जैसे मैं तुम सबके जुल्फे देखूं तो पूर्ण अंधकार टाइप जुल्फे, जैसे चेष्टा माता के ये बाल ऑलमोस्ट अच्छे खासे ब्लैक। सबके बालों का शेड अलग होता है, जैसे किसी के बाल हल्के से ब्राउनिश होते हैं, किसी कुछ होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे बाल कभी कंप्लीटली ब्लैक कभी नहीं थे। अब जैसे मोनिका माता है, इसके बाल थोड़े मतलब दे आर नॉट कंप्लीटली ब्लैक, तो उसका थोड़ा टेक्सचर अलग वाला है ना, समझ रही बात? तो सबका अलग अलग हिसाब, ठीक है, समझ रही बात? तो जो कंप्लीट ब्लैकनेस होगा, अभी भी कंप्लीट ब्लैकनेस नहीं है इसकी खोपड़ी, क्योंकि इसकी खोपड़ी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यार यहाँ पे एक बाल दूसरे बाल से लगे। जो कंप्लीट ब्लैक होगा ना, उसमें आपको ना बिल्कुल जैसे कालिक होती है ना वैसा दिखेगा। हाँ, ब्लैक होल कैन बी, क्योंकि उसमें वो कुछ भी, वो जो जाएगा सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, तो वो बिल्कुल अंधेरा दिखे। लेकिन आपके बाल बिल्कुल अंधेरे नहीं, बाल बिल्कुल अंधेरे होते तो उसमें कुछ डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। ये वैसा दिखता है जैसे कि नहीं, एक एक झरोखा सा है, उसमें आप देख रहे हो उधर एक अंधेरा कमरा, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या है, वैसा ब्लैक हो। वैसा ब्लैक मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड। ये माउस वैसा ब्लैक नहीं, इसमें से रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है ना। ये स्पीकर ब्लैक नहीं है, ये तो ग्रेइश है। तो वैसा ब्लैक कलर, जैसे अभी हाउ टू लर्न मैथ्स पीछे लिखा है यार, इट्स अ बिट ऑफ ब्लैक, क्योंकि ये इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है, वो सबसे ऊपर हाउ टू लर्न मैथ्स लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी जो होगा वो ऑलमोस्ट ब्लैक, जैसे काजल है, दैट्स ऑलमोस्ट ब्लैक, 99% या समथिंग ब्लैक होता होगा। एक कहते हैं एक प्लेटिनम का पाउडर आता है,
तो वो कहते हैं वो बिल्कुल ब्लैक सा होता है, ऑलमोस्ट 99.9% ब्लैक है, उससे हमको लेना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। अब एक चीज का ध्यान रखना कि रफ सरफेसेस हैव हाई एब्जॉर्प्टिव पावर compared to smooth surface। जो रफ सरफेस होती है उनकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होती है स्मूथ सरफेस से कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ मल्टीपल एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन। अब तुम कहोगे इसका मतलब, एक ग्रेनाइट का पत्थर देखा है आपने, जब ग्रेनाइट का पत्थर बिना घिसा हुआ होता है तो काला सा होता है, ग्रेइश सा, और जब ग्रेनाइट का पत्थर घिस जाता है तो वो चमकीला सा हो जाता है। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, फिर सुनो, कि ग्रेनाइट जब रफ होता है तो वो अच्छा खासा ब्लैक होता है, लेकिन जब उसको पॉलिश कर दो तो भाई एकदम चमकदार हो जाता है। वही चीज है, समझ रहे हो बात, एक बारी उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होती है और एक बार उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कम हो जाती है। बताओ घिसने से उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कम क्यों हो जाती है, मैं बता रहा हूं। देख, हर सरफेस की क्वालिटी होती है, वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब करता है। मान लो कि एक सरफेस की एब्जॉर्प्टिव पावर 0.5 या 50%, अब उस पर क्या हुआ, अगर उस पर 100 जूल पड़ी, अगर उस पर कितनी जूल पड़ी तो वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, और 50 जूल आपको वापस दिखेगी। लेकिन अगर ऊबड़ खाबड़ सरफेस होगी, ऊबड़ खाबड़ में क्या होता है बच्चों, लाइट आई, लाइट फिर गई और फिर चली गई। अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाती है। अगर 100 जूल आई तो पहले टक्कर में कितना एब्जॉर्ब किया उसने, 50 जूल, और दूसरे में 50 बची, 50 में से कितना एब्जॉर्ब किया, 25 जूल, और वापस कितना आ गया, 25 जूल। नहीं समझ रहे वही बात, नहीं भाई, अगर एक टक्कर होगी तो 50 एब्जॉर्ब करेगा, दो टक्कर होगी तो 75 एब्जॉर्ब कर जाएगा। अब वही देखो, उसने 100 में से 75 एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी हो गई, 0.75। चीज वही है, उसको रफ कर दो तो एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा है, और उसको अगर प्लेन कर दो तो एब्जॉर्प्टिव पावर कम है। अभी कांच है, उसको रगड़ दो किस चीज से, वो कम रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, ज्यादा एब्जॉर्प्टिव हो जाएगा। समझ लो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे चलते हैं, सही है। चलो भाई, अब बात करते हैं एमएसए पावर। सर हल्का सा ऊपर दिखा दो प्लीज। दो मिनट सर, अब कर लो नीचे। अच्छा बच्चों, एमएसए पावर को ई से दिखाते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, एमएसए पावर मतलब आप कितना एमिट कर रहे हो, अब इट इज एनर्जी एमिटेड, it is energy emitted per unit time per unit area, ठीक है। एक्चुअली आप कितनी एनर्जी एमिट कर रहे हो मैटर नहीं करता, आप यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी एमिट कर रहे हो ये मैटर करता है। समझे मेरी बात, मैं समझाता हूं। एक चीज कितनी चमकदार है ये इस पर डिपेंड नहीं करता वो कितनी रोशनी देती, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी दे रही है। नहीं समझे, ये जो ट्यूबलाइट है ना, इस इसकी पूरी लाइट अगर एक छोटे से, बहुत छोटे से 1 सेंटीमीटर के बल्ब से आए तो क्या आप उसको देख पाओगे, आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी, नहीं नहीं चौंधी आ जाएंगे। तो वही है कि
एनर्जी तो एमिट करी, और इस ट्यूबलाइट को आप 50 मीटर लंबा कर दो तो इससे रोशनी धूमिल हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितनी एनर्जी दे रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी एनर्जी। अब जैसे कि ये देखो, ये जो आपका प्रोजेक्टर है, आप अगर सामने से प्रोजेक्टर देखोगे तो आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी, क्योंकि एनर्जी तो वही है लेकिन वो कम एरिया से आ रही है, और जब वो बोर्ड पे फैलती है तो आप, है ना, अब बोर्ड पे तो ये अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, आप उसको देखोगे तो आप देख नहीं पाओगे, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। समझ पा? तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं बोलूंगा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, सिंपल से डेफिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है बच्चों, किरचॉफ लॉ क्या कहता है? हाँ वही है, किरचॉफ लॉ होता क्या मैं समझा रहा हूँ। किरचॉफ लॉ एक सिंपल सा स्टेटमेंट कहता है कि फॉर ऑल बॉडीज, देखो, फॉर ऑल बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, E by A is equal to constant, लिखा है फॉर ऑल बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम E by A is equal to constant। इसका मतलब क्या मैं समझा? सर क्या फिर से बोलना? ऑल बॉडीज फॉर ऑल बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम E by हाँ A is equal to, इन थर्मल इक्विलिब्रियम E by A बराबर कांस्टेंट। ओके ठीक है, अब वर्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम E by A कांस्टेंट, मैं समझाता हूं। मान लो कि ये तीन बॉडी, इनमें से इस बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर A1 है, इसकी A2 है, और इसकी AB1, AB मतलब ये ब्लैक बॉडी, B जहां भी आ जाए कौन सी बॉडी है? ब्लैक बॉडी। मान लो ये तीनों छत पर रखी है, तीनों के एरिया सेम है, छत पर रख दी, तीनों एरिया सेम, तीनों पर सेम धूप गिरेगी। मान लो इस पर भी क्यू एनर्जी गिरी, इस पर भी क्यू एनर्जी गिरी, इस पर भी क्यू एनर्जी गिरी किसी टाइम t। ठीक है, इसमें से A1 ने कितनी एब्जॉर्ब करी? पहले वाले क्यू में से कितनी एब्जॉर्ब करेगा? A1 क्यू। अबे यार, A होता क्या है? क्यू A बाय क्यू, अगर A आधा है तो आधी एब्जॉर्ब करी, A 1/4 तो 1/4, इसने कितनी एब्जॉर्ब करी? इसने कितनी एब्जॉर्ब करी? मतलब ए बी क्यू लिख देते हैं, वैसे ए बी 1 है। ठीक है, अब हुआ क्या कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर सेम है, और जो सच भी है, थोड़ी देर में हो ही जाता है। आप एक चीज को छत पे रख दो, भले वो चीज ठंडी थी लेकिन थोड़ी देर में वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी। तो सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर क्या है? सेम है। अब बताओ, एक बॉडी का सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा। अब ये बॉडी एमिट करेगी, ये बात अलग है कि खाएगी लाइट और एमिट क्या करेगी? हाँ, अब ये कितना एमिट करेगी? अरे कितना एमिट करेगी? और जितना खाए उतना एमिट करेगी। ये A2Q, ये। अब एमिसिव पावर क्या होती है? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब पहली बॉडी का एमिसिव पावर होगा, उसने कितना एमिट किया? A1Q, टी टाइम में एरिया कितना है? A है। दूसरी बॉडी का कितना होगा बच्चों? एमिसिव पावर क्या होगी? A2Q, टी टाइम में एरिया A, और तीसरी बॉडी का क्या होगा? A3Q, टी टाइम में एरिया A। कोई दिक्कत? कोई समस्या? बोलो। सर दिखाना हल्का सा ऊपर कर दो।
अच्छा बच्चों आगे चले। अब यहां से क्या दिख रहा है कि A1 E1 बाय A1 कितना है? अरे भाई E1 बाय A1 कितना है? Q बाय T है। E2 बाय A2 कितना है? और E3 बाय, इसको EB लिख देते हैं, ब्लैक बॉडी। EB बाय AB कितना है? A3 नहीं है, AB है। सेम है तीनों। मतलब सिंपल सी बात है कि हर बॉडी का E बाय A का रेशियो सेम है और ये EB के बराबर है। पूछो क्यों? हर बॉडी का E बाय A सेम होता है और वो EB के बराबर होता है। EB के बराबर क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि AB कितना होता है? 1। तो किरचॉफ लॉ की ये स्टेटमेंट है कि हर बॉडी का E बाय A सेम होता है और वो EB के बराबर होता है। एक्चुअली सिंपल है यार, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा एमिट करेगा। जैसे आपके बाल ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो ज्यादा एमिट करते हैं, आपका चेहरा कम एब्जॉर्ब करता है तो कम एमिट करता है। हालांकि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका चेहरा बालों से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। नहीं, अरे यार मान लो मेरे सारे बाल सफेद हो जाएं, मेरा चेहरा ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, बाल कम एब्जॉर्ब करेंगे, बाल तो रिफ्लेक्टर बन जाएंगे एकदम। ठीक है, चलो बच्चों आगे आगे चलो बच्चों। चलो भाई, अब एक चीज आती है, इसको बोलते हैं एमिसिविटी। क्या बोलते हैं? इसको ई या एप्सिलॉन से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं बच्चों? ई या, अरे ई या एप्सिलॉन से। किससे दिखाते हैं? ई और एप्सिलॉन। लिखो फटाफट। ठीक है बच्चों, देखो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो emissive power, it is the ratio of emissive power of a body, it is the ratio of emissive power of a body and a black body, it is the ratio of emissive power of a body and a black body if both are at the same temperature, if both are at the same temperature। ठीक है, ये एक बॉडी और एक ब्लैक बॉडी का क्या होता है बच्चों? एमिसिव पावर का रेशियो होता है। अगर दोनों का टेम्परेचर क्या है? ई जो होता है वो ई बाय ईबी होता है। अब मुझे बताओ, सेम टेम्परेचर पे एक नॉर्मल बॉडी और एक ब्लैक बॉडी में से ज्यादा एमिट कौन करेगा? आपके बाल और चेहरे में से ज्यादा कौन एमिट करेगा? बाल, क्योंकि एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, एमिट ज्यादा करेंगे। ये चीज हमेशा 1 से छोटी होती है। ये चीज 1 भी हो सकती है कब? जो दोनों ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी के लिए 1 होगा क्योंकि ई भी 1 हो जाएगा। अब ई और ए, एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर दोनों सेम होते हैं। बताओ क्यों? बहुत सिंपल है, आप कोई भी प्रूव कर सकता है इसको। बहुत सिंपल है। हाँ भाई, हो गया प्रूफ? बहुत सिंपल है भाई। किरचॉफ लॉ क्या कहता है? ई बाय ईवी के बराबर होता है। नहीं, हो गया प्रूफ, सोचना क्या।
अरे भाई ई बाई भी होता है, ई बाई भी हो जाएगा, क्या सोचना है इसमें, दोनों सेम ही चीज होती है। ई लिख लो, ए लिख लो, दोनों में कोई फर्क नहीं। अब यहां से थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट चालू हो जाएगा और इसके फॉर्मूले थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ये समस्या है शायद। इसके फॉर्मूले वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्मूले होते हैं, लेकिन याद हो जाते हैं, आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले पे, स्टीफन्स पे। ये चैप्टर कैसे भी करके आज शाम तक, अरे यार आज शाम को मेरी बेटी का बर्थडे है। हम्म, बस दो ही बची है वैसे। कल में दोनों खत्म हो जाएंगे, तो चलो आज छोड़ दे, थर्सडे ना आज। कल फ्राइडे में आपको सुबह क्लास लेके शाम क्लास लेके दोनों खत्म कर दी जाएंगे। ठीक है, आज तारीख क्या है बच्चों? 16, 17, 18, 19। 20 को आपका पेपर है। चलो भाई देखो, इट स्टेट्स दैट, स्टीफन लॉ में लिखो, इट स्टेट्स दैट एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, it states that emissive power of a black body is directly proportional to, it states that emissive power of a black body is directly proportional to the fourth power, is directly proportional to the fourth power fourth power is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। लिखा है था। सर फिर से बोलना एक बार। It states that emissive power of a black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। emissive power is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। of its absolute temperature। कुछ नहीं कहता, ये कहता है ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर होती है वो टी की पावर 4 के। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर किसमें होगा? केल्विन में। कोई घबराने की बात नहीं, ये होता है। अब ये तो ब्लैक बॉडी की बात होगी। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। कौन सा कांस्टेंट आएगा? इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा बच्चों? सिग्मा को क्या बोलेंगे? स्टीफन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? स्टीफन कांस्टेंट होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 5, 6, 7, 8 होती है। 5.67 10⁻⁻8। ठीक है। अब एक नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर क्या होती है? ई टाइम्स ईबी। तुम कहोगे सर ये कहां से पता चला? नहीं होती? होती है, नहीं होती? और एक नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर क्या होती है? ई टाइम्स ईबी। तो ये आपके पास हो गया ई टाइम्स ईबी। कितना होता है? सिग्मा टी की पावर 4। अब एमिसिव पावर होती क्या? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब इस dq बाई dt को बोलते हैं रेडियंट पावर। रेडियंट पावर समझ रहे हो क्यों बोलते हैं? क्योंकि dq बाई dt क्या होगी? कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम उसने रेडिएट कर दी या एमिट कर दी। तो इसका फॉर्मूला होता है ई ए सिग्मा टी की पावर 4। अब यहां तक आप आराम से लिखो और एब्जॉर्ब करो। अच्छा बच्चों, क्या हुआ?
अच्छा बच्चों, अब क्या हो गया, इसको बोलते हैं रेडिएंट पावर P, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, तो dq बाई dt होता है ये सिग्मा टावर, ये T किसका टेम्परेचर है, बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर है, किसका है, बॉडी का। अब सोचो कि सराउंडिंग भी है, अब बॉडी केवल एनर्जी दे नहीं रहा है, एनर्जी ले भी रहा है, कहां से ले रहा है एनर्जी, सराउंडिंग से। आपके बाल हैं, ये एनर्जी छोड़ भी रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। अब जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को दिखाते हैं dqa/dt, इसका सेम फॉर्मूला होता है, बस T की जगह T सराउंडिंग आ जाता है। अब तुम बोलोगे सेम फॉर्मूला क्यों होता है, बोलो बोलो। भाई सिंपल सी बात है, अगर फॉर्मूला अलग अलग होता तो सोचो, अगर T और TS सेम, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, और अगर उसकी एमिशन, ये रेडिएंट पावर जो है, इसको रेट ऑफ एमिशन बोल देते हैं। अब मेरी बात समझना, अगर बॉडी का सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, तो अगर उसने 10 जूल पर सेकंड रेडिएट किए तो एब्जॉर्ब कितना करेगा, बॉडी सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पे। जैसे मान लो ये मोबाइल भी 20 डिग्री सेल्सियस पे, सराउंडिंग 20, अगर ये हर सेकंड 20 एनर्जी दे रहा है तो लेगा कितनी, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे ना टेम्परेचर बढ़ता है ना घटता है, इक्विलिब्रियम रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जो आंसर टी पे आना चाहिए वही टीएस पे आना चाहिए, नहीं समझ रहे आप। अगर टी और टीएस सेम है तो एब्जॉर्प्शन एमिशन सेम होनी चाहिए। वो सेम कब होंगे, जब दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, इसलिए दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं। अब सुनो बच्चों, अब बात करते हैं रेट ऑफ एनर्जी लॉस। अब हुआ क्या कि दोनों सेम होंगे तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो एक चीज आएगी, रेट ऑफ एनर्जी लॉस को बोलते हैं dql/dt, रेट ऑफ लॉस। अब रेट ऑफ लॉस कितना होगा, E सिग्मा T4 माइनस TS की पावर 4। अब तुम कहोगे सर ये क्या लिख दिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझे ना, अरे समझे कि नहीं समझे, अरे बताओ, नहीं समझे। अच्छा बताओ, आपने एनर्जी आपने एनर्जी छोड़ी 100 जूल, कितनी छोड़ी, और आपको वापस मिले 30 जूल, तो लॉस कितना होगा, वही तो बात है, नहीं समझे। देखो, आपने इतनी छोड़ी एनर्जी, इतनी छोड़ी और इतनी सराउंडिंग से मिल गई, लॉस कितना हुआ। भाई आपने बर्थडे पार्टी दी 1000 रुपए की, 700 रुपए का गिफ्ट मिल गया, लॉस कितना हुआ। तो इतनी आपने एनर्जी दे दी, इतनी मिल गई, लॉस तो इसका माइनस ही होगा ना, सिंपल सी बात है। हो गए 3 फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले थोड़े बड़े बड़े हैं मानता हूं, लेकिन एक्चुअली सारे फॉर्मूले सिमिलर हैं तो याद हो जाते हैं। 3 फॉर्मूले हैं, रेट ऑफ एमिशन E सिग्मा T की पावर 4, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन E सिग्मा TS की पावर 4, और रेट ऑफ लॉस E सिग्मा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और, अगर किसी चीज का लॉस होगा तो टेम्परेचर गिरेगा कि बढ़ेगा, टेम्परेचर गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा। अब एक फॉर्मूला होता है Q बराबर ms डेल्टा टी, अगर बड़ी हीट है तो डेल्टा टी और छोटी हीट है तो dt। लेकिन इफ बॉडी लूजेस dql एनर्जी, अगर बॉडी एनर्जी लूज करती है तो वही जो फॉर्मूला होगा वो माइनस ms dt हो जाएगा। तुम बोलोगे सर माइनस क्यों लगाया, और तुम बोलोगे माइनस क्यों लगाया, हाँ भाई माइनस क्यों लगाया। अगर बॉडी हीट लूज कर रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, घटेगा तो dt नेगेटिव होगा पॉजिटिव, लेकिन लॉस तो पॉजिटिव ही है, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर नहीं हो सकते तो एक माइनस आएगा, अरे आएगा माइनस, कोई दिक्कत, श्योर। तुम डेल्टा टी, ठीक है। अब इन दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर, अरे भाई बड़ी हीट बड़ा चेंज इन टेम्परेचर, छोटी हीट छोटा चेंज इन टेम्परेचर, बोलो दिक्कत।
अरे कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, श्योर। अब यहाँ पे आ गया dql by dt इक्वल टू माइनस ms dt by dt, लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, dql by dt इक्वल टू माइनस ms dt by dt। अब हमको यहां से याद रखना है, इस माइनस dt by dt को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस। टेम्परेचर बाय टाइम, इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, समझ रहे हो आप? बोलो। और ये माइनस dt by dt कितना होता है? dql by dt डिवाइड बाय ms। ये एक चीज और याद है, मतलब जो टेम्परेचर गिरने की रेट है वो लॉस की रेट डिवाइड बाय ms होता है। ms को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। याद है आपको क्या? नहीं याद है? मैंने बताया था कि हीट कैपेसिटी होती है, थोड़ा सा ऊपर दिखाना। हीट कैपेसिटी ms होती है, आपको बता रखा है 2-4 दिन पहले बता। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले थोड़ा और आगे चलते हैं भाई, dql by dt। हाँ भाई चेष्टा माता बताओ, dql by dt का फॉर्मूला भी क्या लिखा है? dql by dt का फॉर्मूला बड़ा सा लिखा है तभी, e a सिग्मा t की पावर 4 माइनस ts की पावर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ms हो जाएगा। कोई दिक्कत? सही है, ये हो गया हमारे सारे फॉर्मूला। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आएगा जो बहुत छोटा सा, सही है, वो इसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले को थोड़ा आसान कर दें। यहां तक के फॉर्मूले आपको एकदम रटंतु होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद रहेंगे बच्चों? याद रहेंगे? याद करके रखना, अभी लंच में लंच मत करना, इन्हीं को याद करना। अच्छा बच्चों, सही, दो फॉर्मूले हैं, रेट ऑफ लॉस का ई ए सिग्मा T4 माइनस टीएस की पावर 4 और रेट ऑफ कूलिंग का किस रेट से ठंडा हो रहा है, सेम फॉर्मूला होगा, ms से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है, एक छोटा स्फेयर है, एक बड़ा स्फेयर है। ठीक है, एक छोटा स्फेयर है, एक बड़ा स्फेयर है, सही। दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं, एक सरफेस के बने। देखो ध्यान रखना, एक मटेरियल से काम नहीं चलता, ये भी बोलना पड़ता सरफेस एक, क्योंकि सेम मटेरियल पे भी सरफेस अलग अलग हो सकती है। जैसे ग्रेनाइट के दो बॉल हैं तो भी उनके सरफेस में डिफरेंस हो सकता है, एक की सरफेस चिकनी हो सकती है, एक की सरफेस रफ हो सकती है। ठीक है ना? तो दो स्फेयर है, उनकी मटेरियल सेम है, सरफेस सेम है। सरफेस सेम होने का मतलब उनका ई एमिसिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर सेम हो। अब ये दोनों जो सरफेस हैं वो मान लो किसी टेम्परेचर पे है टी पर, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना टीएस, और टी टीएस से बड़ा, सही है। आपको बताना है विच हैज ग्रेटर dql by dt मतलब हीट का लॉस, एंड माइनस dt by dt मतलब रेट ऑफ कूलिंग, मतलब एनर्जी का लॉस किस पे ज्यादा होगा और कूलिंग किसकी ज्यादा होगी, किसका एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा और किसकी कूलिंग ज्यादा होगी, बताओ। हाँ भाई बताओ, एनर्जी का लॉस किसका ज्यादा होगा, कूलिंग किसकी ज्यादा होगी? कूलिंग बड़े वाले की ज्यादा होगी। एनर्जी लॉस, बच्चों थोड़ा दिमाग लगा लो, और एनर्जी लॉस दोनों बड़े वाले के ज्यादा होगी। भाई कुछ सोचो। हाँ भाई, अच्छा बताओ एनर्जी लॉस किसका ज्यादा होगा?
देखो भाई लॉस होता है ई ए सिग्मा T4 माइनस TS की बात। अब देखो बच्चों जिस पर टिक करता हूँ वो सेम है, ये टिक का मतलब कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट, ई दोनों का सेम, सिग्मा सेम, टी सेम, ये सेम, किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पर। एरिया ज्यादा किसका है ना, तो मोर फॉर बड़ा। अब बात करते हैं रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग का सेम फॉर्मूला होता है ई ए सिग्मा से नीचे क्या आ जाता है MS। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या हुआ बच्चों, अब सेम क्या क्या है, ई सेम है, सिग्मा सेम है, टी सेम, TS सेम, क्या मास सेम है दोनों का, स्पेसिफिक हीट सेम है, मटेरियल सेम है ना। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, ए बाय एम पे डिपेंड करा, ए बाय एम किसका ज्यादा होगा नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ। एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं होगा, नहीं होगा। और मास कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है बच्चों 4 बाय, अब बाकी सब कांस्टेंट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है 1 बाय आर पर, बाकी तो कांस्टेंट है। अब ये किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, ये छोटे वाले का ज्यादा होगा। तो ठंडा छोटा वाला पहले होगा, लेकिन एनर्जी बड़े वाला ज्यादा छोड़ेगा, समझ लो। कोई चीज कम एनर्जी छोड़ के भी जल्दी ठंडी हो सकती है, नहीं समझ रहे। अब एक आदमी है, उसका टोटल संपत्ति 2 लाख की है, और एक आदमी है जिस पर टोटल संपत्ति 500 करोड़ की, दोनों डेली के 10-10 हजार खर्च कर रहा है, कौन गरीब होगा पहले, 2 लाख वाला। इनफैक्ट वो अमीर वाला अगर डेली के लाख रुपए भी खर्च करेगा तो भी लेट गरीब होगा। तो ज्यादा एनर्जी, अभी चीज भी तो छोटी है भाई, उसकी एनर्जी कम जा रही है लेकिन चीज भी छोटी है, वो ठंडी पहले हो जाएगी। ठीक है, अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप लोग करो। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका प्राइस होगा 200 रुपए, और उसका जवाब कौन देगा, कौन जवाब देगा, अक्स। और केमिस्ट्री क्विज में कौन जाएगा, मैं सोचा चैतन्य को भेज दूं। चैतन्य केमिस्ट्री क्विज में जाएगा बेटा? सर उसका तो सिलेबस भी पूरा है। सिलेबस क्या है, पूरा है। हाँ तो पूरा है तो दे, तेरे को कौन सा नहीं आता, सब तो आता है भाई। अपने डिसाइड किया कि केमिस्ट्री क्विज कौन जा रहा है? ठीक है, पूछ के जो हो जाए। मोहित तू क्यों नहीं जा रहा, मन क्या नहीं है? सर हाँ सर अक्षत कह रहा था कल उसको जाना है। क्विज में, हाँ जिसकी नॉलेज ठीक होगी उसको भेजेंगे भाई। वहां मोबाइल नहीं ले जाना, पहले ही बता रहा हूँ। कहीं नीचे सोच के ऐसे नीचे मोबाइल, अक्स तो, लेकिन ये काम अक्स कर सकता, अक्स एक बैग लेके जाएगा साथ में और एक रफ कॉपी, सभी सवालों का जवाब दे देगा। सर रफ कॉपी है ही नहीं मेरी, वो फेयर कॉपी है। अरे वो वाली की बात नहीं कर, दूसरी रफ कॉपी लेके जाएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, अच्छा ये भी ठीक। अब क्या हुआ बच्चों, ये ज्यादा किसके लिए होगा, छोटे आर के लिए ज्यादा, किसके लिए ज्यादा होगा बच्चों। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि अब के सेम वही कंडीशन है, 2 स्फेयर हैं, सेम मटेरियल के, सेम सब कुछ, लेकिन चक्कर ये है कि एक स्फेयर सॉलिड है और एक स्फेयर क्या है, हॉलो है। अब इन दोनों का रेडियस सेम है लेकिन एक्सटर्नल रेडियस सेम। अब मुझे बताओ कि किसका dql बाई dt ज्यादा होगा और किसका माइनस dt बाई dt ज्यादा होगा। बताओ, रेट ऑफ लॉस, हाँ क्यों ज्यादा होगा सॉलिड का, एरिया सॉलिड का ज्यादा है, हॉलो का एरिया कम है। भाई ये डिस्क नहीं है, स्फेयर है। ओ भाई एक बॉल है, अंदर से, एक सेकंड, एक प्लास्टिक की बॉल है, अंदर से खोखली, अंदर, एक मिनट सुन ले, एक प्लास्टिक की बॉल है, अंदर से खोखली, अंदर से भरी है, एरिया ज्यादा किसका है? नहीं, ये सही कह रहा है। एक्चुअली खोखली के 2 एरिया हैं, एक बाहर के, देखो बाहर के एरिया दोनों का सेम होगा, लेकिन खोखली का एरिया अंदर है। लेकिन फर्क की बात यह है कि हम लॉस की बात कर रहे हैं, क्या अंदर वाली सरफेस से लॉस होता है? अगर अंदर से रेज निकलेंगे, यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से लॉस नहीं होता ना। वो एरिया भले है लेकिन वहां से लॉस थोड़े है, लॉस तो केवल कौन सरफेस है, बाहर वाली, तो एरिया तो सेम है।
ये दोनों का सेम होगा, क्यों? क्योंकि एरिया सेम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हल्का सा दिमाग लगाने की चीज है, अगर ये ऐसा होता और ये हॉलो जो होता वो ऐसा होता, अगर ये आधे आधे होते, मेरी बात समझना, अगर ये आधे आधे होते तो लॉस किसका ज्यादा होता? तो हॉलो को, क्योंकि अब ये जो खाली एरिया यहां से भी लॉस होगा, बंद में तो नहीं होगा, लेकिन अगर खाली एरिया तो लॉस होगा। तो अगर सॉलिड है तो दोनों का क्या होगा? सेम। अब मुझे बता दो कोई, माइनस डी टी बाई डी टी, रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, बिल्कुल सही, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग होती है लॉस बाय एम एस। अब लॉस तो सेम है दोनों का, लॉस तो दोनों का सेम है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा? 1/m पे, और जिसका मास कम है उसका ज्यादा होगा, तो मास कम किसका है? बिल्कुल सेम ऐसी चीज है। आप 2 किलो पानी से 100 जूल निकाल लो और 1 किलो पानी से 100 जूल निकाल लो, ज्यादा ठंडा कौन होगा? अरे 2 किलो पानी से 100 जूल निकाले, 1 किलो पानी से 100 जूल निकाले, ज्यादा ठंडा कौन होगा? 1 किलो। समझ रहे बात? मैं अकेले चेष्टा से 100 रुपए ले लूं और चेष्टा दीपांशी से मिलकर 100 रुपए लूं, तो ज्यादा गरीबी किसमें आएगी? चेष्टा। तो वही बात है कि ज्यादा मास से हीट निकालोगे तो कम ठंडा होगा, कम मास से हीट निकालोगे ज्यादा ठंडा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वैसे कराना तो टाइम की बर्बादी है, इसीलिए इसको नहीं कराते। अगर नोट क्या करना, अक्सर नोट कर लिया, उससे नोटबुक लेकर नोट कर लेना सब। आगे चले बच्चों। अब एक क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए लेकिन तब भी मैं दे देता हूं। ठीक है, देखें भाई, अब क्वेश्चन क्या मैं समझा। एक एक बॉल है, क्या बच्चों? मैं लिखा नहीं रहा, बस क्वेश्चन समझते रहना। हर चीज लिखाता नहीं हूं, और वही बात है, देखो यार मैं सिंपल बताऊं, अगर मैं हर चीज लिखाता नहीं हूं तो तुम जब कल रिवाइज करोगे तो समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए रिवाइज करते रहा करो बच्चों। अब मतलब रिवीजन मत छोड़ो, जब भी मौका मिले कोई पुराना चैप्टर लेकर रिवाइज करो। क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है, अब उसका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से बड़ा है, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से बड़ा है, बड़ा है नहीं बड़ा? अब एक स्फीयर का टेम्परेचर सराउंडिंग से बड़ा है, अब अगर बड़ा है तो उसका टेम्परेचर गिरेगा कि बढ़ेगा? है ना, गिरेगा। तो अब इसको गर्म रखने के लिए, मान लो इसका टेम्परेचर गिर क्यों रहा है? क्योंकि इसका लॉस हो रहा है। मान लो इसका हर सेकंड 100 जूल का लॉस हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर एक चीज हर सेकंड 100 जूल लॉस कर रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करोगे? 100 जूल दे दोगे। ये वैसे जैसे जैसे बारात में खाना नहीं होता, नीचे एक छोटा सा बर्नर जला देते हैं, वो बर्नर क्या करता है? उसको गर्म नहीं करता, बस उसके लॉस की पूर्ति कर देता है। वो गर्म है, सराउंडिंग ठंडा, उसका हर सेकंड 50 जूल का लॉस हो, नीचे से 50 जूल आगे, काम खत्म। हमारा हम, अब बताओ कि आपने देखा होगा कि सर्दियों में आप खूब खाओ, मोटे नहीं होते। तुम लोग तो क्या मोटे होते हो, बच्चे हो भी, लेकिन है ना, लेकिन गर्मियों में आप मोटे हो जाते हो। क्या रीजन है भाई? सर्दियों में क्या होता है बच्चों कि हमारा टेम्परेचर 37 होता है, सराउंडिंग का होता है 10-12, तो हमारा बहुत ज्यादा लॉस होता है। अब हर सेकंड, जैसे मान लो अभी भी देखो मैं 37 पे हूँ, सराउंडिंग 20 पर है, तो 17 का जो हेर फेर है वो लॉस की पूर्ति कहां से होती है? अब कहते हैं ना लास्ट ठंडी हो जाती है, लास्ट ठंडी क्यों हो जाती है भाई? सराउंडिंग 20 तो वो भी 20 पे होगी,
उसको 17 का डिफरेंस कौन दे सकता? कोई नहीं दे सकता। कभी लाश को छू के देखो, कभी छू के देखी लाश? भाई मैंने एक बार छुई थी, एक बहुत छोटी बच्ची थी, मेरी बेटी की दोस्त, 5-6 साल की। भाई उसने तो ऐसा फूट फूट कर रोया, पूछो मत। उसको मैंने गोद में खिला रखा था, हुआ कुछ नहीं। अच्छा बच्चों अब सुनो, टीटीएस से ज्यादा है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हाँ, अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको जितना लॉस है उतनी हीट देनी पड़ेगी। तो 300 वॉट इज गिवन। अब इसको 300 वॉट देकर इसका मतलब 300 जूल पर सेकंड देकर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया। सही है, सही है। दोबारा क्या किया गया बच्चों? अब इसको हमने आधा कर दिया ब्लैक। क्या कर दिया? आधा। क्या कर दिया? आधा ब्लैक, मतलब ब्लैक बॉडी बना दी। अब मुझे बताओ, जब इसको ब्लैक बॉडी बनाओगे तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए 300 वॉट देने पड़ेंगे या ज्यादा देने पड़ेंगे? हाँ भाई, बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये है, अब मुझे इसको 450 वॉट देने पड़े टी कांस्टेंट रखने के लिए। आपको बताना है कि ये जो सरफेस है इसकी ओरिजिनल, इसका ई या ए कितना है? एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिव पावर। 200 रुपए का सब। पहले 300 देने पड़ते थे, अब 450 देने पड़ते हैं। तो इसका ई या ए कितना है? आप लोग कर लो, ब्रेक के बाद तक बता देना। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अगली क्लास में देखेंगे ना। इस चीज की अतिरिक्त कक्षा नहीं होगी। आज शाम को मैं बिजी हूँ, अगले दिन कल क्लास में करें। कल ये चैप्टर खत्म करना, ज्यादा चैप्टर नहीं बचा। कल खत्म करके शाम को एक्सपेंशन खत्म करके कल आप फ्री, लेकिन ध्यान रखना कि शीटें करनी है। सैटरडे को केवल डिस्कशन करेंगे, कुछ पढ़ाने को बचा नहीं। संदीप सर आए हैं क्या? संदीप आया। ओके बच्चों, बाय।